गुड इवनिंग ऑल डियर वैद्यस। डॉक्टर ललित हेड़ा सर, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो जब तक बाकी के वैद्यस ज्वाइन हो रहे हैं। आई स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, ओके, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑफ नाउ। आई होप मेरी आवाज सबको क्लियर है। Someone please put on the chat if everything is fine. I'll start with the introduction first. Let us introduce first to the IIAS platform. बहुत सारे वैद्यस जो आज हमारे बीच में है ये ऑलरेडी आईआईएएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नए वैद्य हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आईआईएस के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। वेलकम एवरीवन, वेलकम ऑल द पैशनेट वैद्यस जिन्होंने वक्त निकाल कर आज का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की कोशिश की है, और बहुत अच्छे नंबर्स में आप सब लोग जुड़े हो हमारे साथ। सो आई वेलकम एवरीवन टू आईआईएएस। आईआईएएस इज इंटीग्रल इंडियनोपीडिया आयुर्वेदा स्कूल आर. We have founded IIAS with the vision to provide excellent clinical and practical oriented educational platform for Ayurveda students and practitioners. 2019 से हमने IIAS प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम आयुर्वेदा स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स को कंप्लीट क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्कशॉप्स सबसे हम ले रहे हैं, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स आईआईएस से स्टेप आउट हो वो एक नॉलेजेबल, कॉम्पिटेंट और केयरिंग वैद्यास हो। बिकॉज हम जो नॉलेज और स्किल्स यहाँ पे जो देते हैं और हम एनकरेज करते हैं, एनेबल करते हैं वैद्यास को कि वो साइंटिफिक बेस्ड प्रैक्टिस और जो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड हम आपको डेटा जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके साथ आप अपनी स्किल्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाई लेवल तक आप पहुंचा सके। We always try to create a good learning and teaching and learning environment so that it helps all the Vaidyas to develop their own style and ability to use their own techniques. तो हर एक वैद्य की अपनी अपनी टेक्निक रहती है प्रैक्टिस करने की। डॉक्टर भूषण काले सर जो हमारे स्पीकर है वो भी आज हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम ये देख रहे थे कि आईएएस हम सबके लिए एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट, एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि हर एक वैद्य की अपनी अपनी खुद की स्टाइल रहती है, राइट। और जैसे कि आज हम भी देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 70% प्रैक्टिशनर्स ज्वाइन हुए हैं आज के वेबिनार में, और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ये दे आर एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स, राइट। सो दे हैव देयर ओन टेक्निक। तो हम ऐसे कहते नहीं कभी भी कि हम आप हमें कॉपी पेस्ट कीजिए, राइट। आप अपना खुद का एबिलिटी, खुद की टेक्निक डेवलप कर सकते हो थ्रू अवर कॉन्फ्रेंसेस। वी जस्ट गिव यू अ प्रॉपर विजन। एक आयुर्वेदा सिद्धांत है या उस डिसीज को लेके, उस रोग को लेके आपको अप्रोच कैसे करना है ये हम आपको विजन प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स चिकित्सक के बारे में तो हम बताएंगे ही, क्योंकि जो फ्रेशर डॉक्टर्स है उनको, उनके लिए चिकित्सा इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए सिद्धांत, उनके लिए अप्रोच, उनके लिए विजन इम्पोर्टेंट है। तो हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करके एक डीप सेंस से आपको हमारा जो एक्सपीरियंस है आपको देने की कोशिश करते हैं। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज प्योरली फॉर आयुर्वेदा वैद्यास, आयुर्वेदा स्टूडेंट्स, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके पहले भी भारत के बाहर से भी बहुत सारे वैद्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं वैद्य भूषण काळे सर, हम में से बहुत सारे जन सर को जानते हैं, बिकॉज सर महाराष्ट्र के इनफर्टिलिटी सेगमेंट में बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया है, और बहुत सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन माय ड्यूटी टूवर्ड्स लाइक इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं फॉर्मल एक इंट्रोडक्शन सर के बारे में देना चाहती हूँ, जो नए स्टूडेंट्स है वो भी सर को जान पाए। वी हैव डॉक्टर भूषण काळे सर in between us. Good evening, sir. I welcome you to our platform. मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर भूषण काले सर इनफर्टिलिटी के बहुत एक्सपर्ट एक्सपर्ट है, स्पेशली
आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, ओके। अब मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों देखते हैं सर। और आज हमारे बीच वो मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष वेदा, जो मेल इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के ऊपर सर हमें आज नॉलेज देने वाले हैं। सर, पुरुष वेदा नाम का एक कोर्स है, 15 डेज का कोर्स है। उसके लिए सर व्याख्यान देते हैं, लेक्चर्स लेते हैं। और आज उसका एक फर्स्ट लेक्चर है, पहला सत्र है हमारा, जो हम सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप सब इसी कोर्स का एक भाग हो, और आप वो फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हो। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट भूषण सर। Sir has completed his BMS from Bangalore, and he has done his MS in Prasuti and Stri Roga from Nashik University, and he's doing his PhD from Nashik University, and his subject is infertility itself. Okay, so he has a very good hold in infertility. He has a vast experience, and he has his own strategies, own skills to approach such kinds of patient, because it is not a one way treatment when you treat सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या मेल कोई भी इनफर्टिलिटी के केसेस जब आप डील करते हो, इट इज एक बहुत डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है, बिकॉज पेशेंट्स आर नॉट वेरी मच ओपन टू एनी ऑफ द डॉक्टर्स, राइट। जो उनके खास डॉक्टर्स हैं जो उनके पास है, जिनके पास वो अपने खुद के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाए, ऐसे ही डॉक्टर्स के साथ वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। सो सर विल गाइड अस कि हमें इन पेशेंट के जब हम इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो हमें अप्रोच कैसा रखना है हमें, ताकि पेशेंट हमारे साथ कंफर्टेबल हो पाए उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। सो बिकॉज ऑफ हिज दिस यूनिक स्किल ओनली, सर के पास वास्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स की डेटा है, जो सर हमारे से आज जुड़े हुए हैं। तो व्याख्यान तो होने वाला है, लेकिन इस पुरुष वेदा कोर्स में सर केस बेस्ड डिस्कशन भी होने वाला है, बिकॉज दैट इज मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज एवरी केस इज डिफरेंट। हाउ टू डील विद दैट केस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हम जो हमने बुक में पढ़ा है वो तो हमने कॉलेज में पढ़ा ही है, तो उसी चीज को हम दोबारा दोबारा तो दोहराने वाले नहीं है। आज हम इस वर्कशॉप में जुड़े हैं ताकि हम क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेस्ड जो चीजें हैं वो ले पाए, राइट। Sir has done his certification in clinical embryology. Sir has also done his certification master class in obstetric ultrasound. Apart from that, he is also seeing Vat Vadis. So, to give a fine edge to his Vat Vadi practice, he has done multiple courses like Masters in Sports Science. He has been also a scholar in structural integration, जो manipulation therapies करते हैं. He has also been trained for Marma therapy in sport injury. Then there are various techniques which we use in Vattvedi, that is medical taping, dry needling, peripheral osteopathy, ISTM. He has done all the certifications in all these orthopedic techniques also. But today, since our topic is related to infertility, we will be doing first lecture today. I hope आप सब लोग अभी ज्वाइन हुए हैं. इट इज 8:10 and many of the participants, more than 100 participants are joined now. So we will start the session now. डॉक्टर भूषण काळे सर, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हो. मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि ये पुरुष वेदा कोर्स है. सर इसकी स्पीकर है, उसका आज फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, हाउ टू व्हाट इज योर क्लिनिकल अप्रोच, हाउ डू यू अप्रोच टू वंध्यत्व, ये हमारा आज का टॉपिक है. ऑन कंप्लीटली आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में. सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ. Dr. Bhushan Kale sir, we can check your mic and your screen is also visible. Can you please start? I Okay, welcome you again to IIS platform. okay. Thank you, Dr. Manju ma'am. Hope I am audible. Yes, sir, you are completely Yeah. audible. And your screen is also visible. Okay. So, okay. So participants, first of all, by praying to Lord Dhanvantari and to all my gurus, to all Sanhitas,
even though this is the first lecture of this 15 days series, as some of the participants who cannot continue, for them we have included both modern and Ayurvedic perspectives for this first free session. So this is the first class of our infertility series. So I would like to start this class with the prayer that is written by one of my gurus in Marathi. It is, even though it is in Marathi, uh, I usually start with this prayer because few years ago my guru left us and he has taught a lot of things to me in my clinical practice. So I always take this privilege to start these sessions by praying to Lord Dhanvantari and all my gurus. Hope slides are moving. Can anyone please reply in chat? Yes, sir. Yeah. So for today's session, we will be doing clinical discussion on infertility, Pranapathyata, Vandhyatva. Even though Vandhyatva is not directly written as a separate adhyaya, अथा तो Vandhyatva Chikitsa Adhyayam Vyakhyasamaha. In that way, like other adhyayas, even though our Acharya has not mentioned it, but okay, so there was a request कि it should be in combined language. So बीच बीच में हिंदी एंड थोड़ा मराठी और हिंदी, सॉरी हिंदी और इंग्लिश, इस वे में हम जाएंगे आज के इस सेशन में. तो हमें वंध्यत्व अध्याय डायरेक्टली नहीं मिलता, फिर भी जैसा कि हमने ऑलरेडी फ्री सेशन लिया था उसमें भी मैंने कोट किया था कि रसायन और वाजीकरण से हमारे आचार्यों ने चिकित्सा स्थान का प्रारंभ किया है, आचार्य चरक ने, जिसका सिग्निफिकेंस आज के डेट में हम समझ सकते हैं कि रसायन वाजीकरण तो हर चिकित्सा में जरूरी है ही, लेकिन वंध्यत्व भी बहुत बार कई सारे व्याधियों के उपद्रव स्वरूप वंध्यत्व आता है. तो इसलिए उस व्याधि में वर्णित जो भी रसायन हो, जो भी वाजीकरण हो, एक सेकंड, हेलो मैडम, लेक्चर लेक्चर घेतो मी. सो उन रसायन कल्पों का, उन वाजीकरण कल्पों का हम जब किसी व्याधि के उपद्रव स्वरूप वंध्यत्व आता है तो उनका हम प्रयोग अवश्य रूप से करते हैं. तो इसी से हमारा जो वंध्यत्व का चिकित्सा का जो प्रारंभ है, होता है. एक सवाल से हम आज शुरू करेंगे. कितने लोग इनको पहचानते हैं? मेरी आवाज आ रही है? हेलो. हाँ सर, आ रही है। ओके, क्योंकि समवन इज टेलिंग कि वॉइस इज लो. सो आप में से कितने लोग इनको पहचानते हैं? आप लोग क्वेश्चन पूछने के लिए खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो। ओके. ओके, ठीक है. इनको कोई पहचानता है? दूसरा फोटो. ओके, ठीक है. इनके बारे में आने वाले स्लाइड में बात करेंगे. सो हमारा एक प्रैक्टिकल, जब हम सोचते हैं, बहुत से लोग जब प्रैक्टिकली जाते हैं तो एक ये होता है कि वंध्यत्व का रुग्ण आने के बाद बहुत बार एक कंफ्यूजन होता है कि किस ओर से उसको हमें समझना है, किस ओर से हमें जाना है.
और एक बहुत कॉमन ट्रेंड होता है आजकल, बहुत बार हमें भी फोन आते हैं कि सर अजूस्पर्मिया का पेशेंट है, इसमें क्या ट्रीटमेंट देना है, ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट है, इसमें कौन से मेडिसिन दे। तो इसका बहुत बड़ा एक मल्टीपल एंगल होता है, उसको बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम से सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन एक हमारे पास ये होता है कि कोई फॉर्मूला या कोई एक कल्प जिसको हम दे और हम ओलिगोस्पर्मिया या अजूस्पर्मिया ट्रीट कर पाए, जैसे हम टिप्स और ट्रिक्स कहते हैं। या तो जैसे हम सिर्फ हम ही कंफ्यूज नहीं होते इस केसेस में, वंध्यत्व के केसेस में, वंध्यत्व के जो रुग्ण होते हैं उनको भी बहुत बार समस्याएं आती है, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि ये कुछ इनफर्टिलिटी या कुछ इश्यूज आ रहे हैं उनके रिपोर्ट्स में और उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो किस ओर में उन्हें जाना चाहिए, मॉडर्न का ट्रीटमेंट ले, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले, कितना लंबा चलेगा। एक जनरल परसेप्शन भी होता है कि आयुर्वेद का जो उपचार होता है या आयुर्वेद के जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत देर से आते हैं, तो जल्दी से मुझे रिजल्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। ये सारे डायलिमा रुग्ण के में भी मन में होते हैं। और जब पेशेंट जनरली आता है, बहुत बार हम बिगिनिंग में जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो जब बीएमएस इंटर्नशिप में कुछ प्रोटोकॉल हमने सीखे होते हैं, तो हमें लगता है कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट अच्छे से आएंगे, या इस केसेस में सिर्फ मॉडर्न से ही रिजल्ट आएंगे। तो हम भी बहुत बार डायलेमा में पड़ जाते हैं। तो इसके चलते इसको एक बहुत बारीकी से देखना, बहुत बारीकी से समझना आवश्यक होता है। तो ये वंध्यत्व की व्याख्या है, जिसके बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सबको पता है कि 1 साल तक अगर बिना कॉन्ट्रासेप्शन के पेशेंट ट्राई करता है तो कंसीव नहीं होता, और अगर अबव 35 है आजकल के डेट में, अगर अबव 30 है तो भी 6 मंथ्स तक वेट करके हमें आगे के उपचार की दिशा सोचनी आवश्यक होती है। सो ये फर्टिलिटी का अगर हम रेट देखेंगे तो 1970 का और आज का, तो डे बाय डे फर्टिलिटी का जो रेट है वो कम होते जा रहा है। यहाँ पे इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो मोर देन 8 थे वो 6 to 7 ऐसे कम 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 होते जा रहा है। और ये सारे एरियाज है, कुछ रिसर्च है, रिसर्च में से कुछ फोटोग्राफ्स है ये। तो यहाँ पे जो अफेक्टेड कंट्रीज है बहुत ज्यादा मात्रा में, यूरोपियन कंट्रीज में या फॉरेन के सारे ही कंट्रीज में इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ही हाई है। और उसके चलते उसके रिजल्ट्स इतने सेटिस्फैक्टरी वेस्टर्न कल्चर में या मॉडर्न मेडिसिन में है नहीं। सो इतना कंसर्न क्यों है? जब हम पुरुष वंध्यत्व के एंगल से देखते हैं तो बिगिनिंग में 10 में से एक कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा था, फिर वो नंबर 8 में से एक आया, अभी 6 में से एक कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। और उसमें भी 50% केसेस में जो है वो मेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और मेल में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है, कि सोशल स्टिग्मा कहे, कि जब भी उसको हम कहेंगे कि आप टेस्ट कराओ, ऐसे ऐसे केसेस मैंने भी मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं कि वाइफ को वो 8 8 महीने साल साल भर तक ट्रीटमेंट चलाएंगे, लेकिन एक सिंपल सीमेन एनालिसिस के टेस्ट को नहीं जाएंगे। आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, एक सोशल स्टिग्मा उन्होंने बना रखा है। और मेल इनफर्टिलिटी के केसेस तो डे बाय डे राइज हो ही रहे हैं। उसके बहुत कारण जो है वो आने वाले सीरीज में, आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में हर एक एस्पेक्ट का कारण और उसकी कारण मीमांसा देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी जो मैंने बिगिनिंग में इमेजेस दिखाए थे वो ये लोग थे। तो शायद आपको वीडियो की आवाज आएगी, तो आप एक बार मुझे मैसेज में ड्रॉप कीजिए, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। For the first time in history, a human being conceived in a laboratory has been delivered successfully. The world's first test tube baby was born here in Britain last night
It is a girl in excellent health, a beautiful, normal baby, the doctor said. Doctors hope that someday soon she'll be just one of many so-called test tube babies. My name's Louise, and I'm the world's first test tube baby. I'm 40 this year. So it's been 40 years of IVF. The moment at least, the best known mother and daughter in the world. It was madness. The fuss in media presence. My mum couldn't walk down the street with the pram, I'd say probably the first couple of months. We went around the world. When I was months old, we went to Japan. Her name is Louise. We did a tour of America. We were gone for months at a time. It really stopped when I was about 4 because Mum wanted me to have a normal childhood, go to school like everybody else my age. Nowadays, I work 9 to 5, Monday to Friday. I have 2 children and a husband. IVF is in me and part of me, and since I've been older, I choose to sort of go around and show people that I'm normal and healthy. I love meeting people from the world of IVF. On a l'immense plaisir d'avoir parmi nous, à l'occasion de son 40e anniversaire, Miss Louise Brown. People come up and say to me, "Oh, thank you," and I was like, I didn't do anything. I was just born. But I sort of accept it on my mum's behalf. What she went through and the hope she gave people was just fantastic. I think she deserves everything. रिसर्च की शुरुआत कैसे हुई? देशातल्या पहिल्या आणि हे मराठी जगातल्या व्हिडिओ आहे. दुसऱ्या टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल 40 वर्षांच्या झाल्या. 3 ऑक्टोबरला त्यांचा वाढदिवस झाला. पुण्यामध्ये कनुप्रिया यांचा वाढदिवस साजरा सो ये वीडियो डिटेल में नहीं दिखाता मैं. दोनों ही वीडियो दिखाने का एक ये था पर्पस कि लुइस ब्राउन और कानुप्रिया अग्रवाल, जिनको जॉय और दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है. लुइस इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन द वर्ल्ड एंड कानुप्रिया और दुर्गा इज द सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी इन द वर्ल्ड. और वो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है जो कानुप्रिया अग्रवाल है, दुर्गा. तो इस रिसर्च का एक अलग तरीके से जन्म हुआ जो ह्यूमैनिटी को सच में हेल्प करने के लिए हुआ है. आज के डेट में उसका जो भी कमर्शियलाइजेशन हुआ हो, उसमें जो भी बदलाव आए हो, उसके अलग अलग एंगल हो सकते हैं, लेकिन दैट इज ट्रूली हेल्पफुल. तो हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली ये जो रिसर्च हुआ आईवीएफ में, दोनों ही टेस्ट ट्यूब बेबीज फीमेल हुए, वर्ल्ड की फर्स्ट और भारत की, वर्ल्ड की सेकंड और भारत की फर्स्ट. तो इसके बाद में फीमेल की ओर का ध्यान और ज्यादा बढ़ गया. मेल का इंपॉर्टेंस जितना होना चाहिए उतना रहा नहीं. इसमें फीमेल चाइल्ड होने के बाद तो जो इंडिया की सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी हुई उनको बेटा हुआ, वो अलग बात है, लेकिन जहां पे मेल फैक्टर पे फोकस होना चाहिए उतना हुआ नहीं. तो इसमें आज के डेट में जैसे मैंने बताया कि 6 में से एक कपल फर्टिलिटी से जूझ रहा है. ओके, तो हर 20 में से एक जो मेल फैक्टर है उसके फर्टिलिटी कंडीशंस में बहुत डिक्लाइन हो रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम से सफर कर रहा है. और 10% जो भी हेल्दी मैन है, सो दे डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी 10% ऐसे लोग हैं जो मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हो चुके हैं. तो जब पुरुष वंध्यत्व में हम देखते हैं तो देर आर 2 फैक्टर्स. वन इज सेमिनल डिफेक्ट्स एंड सेकेंड इज स्पर्मेटोजेनिक डिफेक्ट्स. आगे हम इन हर एक चीज को इसमें से बारीकी से देखेंगे, लेकिन जब
स्पर्मेटोजेनिक डिफेक्ट्स के बारे में हम देखते हैं, जो जहाँ पे दो तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हम देते हैं। एक काउंट होता है, एक मोटिलिटी होती है, एक मॉर्फोलॉजी होती है। जब काउंट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो देर आर 2 to 3 फोल्ड रिस्क ऑफ दैट मैन बीइंग इनफर्टाइल। मतलब जब सिर्फ काउंट अफेक्टेड है या काउंट में कुछ प्रॉब्लम है तो 2 से 3% रिस्क बढ़ जाती है, 2 to 3 टाइम्स रिस्क बढ़ जाती है इनफर्टिलिटी की। लेकिन वही अगर दो फैक्टर कंबाइन होते हैं, काउंट और मोटिलिटी मानिए, या काउंट और मॉर्फोलॉजी, when there are 2 factors involved, then risk becomes higher, 5 to 7 times higher. ओके, और जब 3 फैक्टर्स कंबाइन होते हैं, मतलब काउंट में भी प्रॉब्लम है, मोटिलिटी में भी प्रॉब्लम है, मॉर्फोलॉजी में भी प्रॉब्लम है, जिसको जनरली हम OAT कहते हैं, ओलिगो एस्टेनोटेरेटोजूस्पर्मिया। तो ऐसे केसेस में इनफर्टिलिटी का रिस्क जो है वो 16 टाइम्स बढ़ जाता है। तो जैसे ही मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन भी उतना ही रिग्रेस होना आवश्यक होता है, हमारी सोच भी उतनी ही रिग्रेस होनी आवश्यक होती है, हमारी काउंसलिंग भी उतनी ही रिग्रेस होनी आवश्यक होती है, क्योंकि मेल फैक्टर बहुत फ्रेजाइल चीज होती है जब हम इनफर्टिलिटी के कपल को ट्रीट करते हैं। ये कुछ अलग अलग गाइडलाइंस है जिनमें अलग अलग फैक्टर्स या परसेंटेज दिए हैं। मेल फैक्टर का परसेंटेज दिया गया है 20 to 30% ऑफ इन इनफर्टिलिटी इज बिकॉज ऑफ मेन अकॉर्डिंग टू श्री नाइस गाइडलाइंस। ये कुछ अलग अलग गाइडलाइंस है, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे हमारे आने वाले क्लासेस में। तो नाइस गाइडलाइंस के हिसाब से देखेंगे तो 30% है मेल फैक्टर इन्वॉल्वमेंट, और EAU के जो अपडेट है मार्च 2014 के, उसके हिसाब से 40% इनफर्टिलिटी कपल्स मेल इज रिस्पॉन्सिबल। तो मेल में भी जब अलग अलग इनफर्टिलिटी फैक्टर्स हम देखते हैं तो इसमें इडियोपैथिक मेल इनफर्टिलिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स 31%, अनडिसेंडेड टेस्टिस 7.8%, यूरोजेनेटल इन्फेक्शन। ये अनडिसेंडेड टेस्टिस का मैंने एक केस इसके पहले के इंट्रोडक्टरी सेशन में भी बोला था। इस केस के बारे में हम जब हम केसेस डिस्कस करेंगे तो उस केस के बारे में हमने क्या सोच रखी थी और उसको कैसे रिजल्ट आया। ये पेशेंट को अभी बेबी हो गया है, मेल बेबी हो गया है, तो वो कैसे सक्सेस आया इसके बारे में भी हम आगे जब केसेस डिस्कस करेंगे तो करेंगे। और अनडिसेंडेड टेस्टिस में कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस 8%। सो ये अलग अलग फैक्टर्स है, तो इनके चलते इनफर्टिलिटी का रिस्क कितने परसेंट आता है ये इस स्लाइड में हम एक गाइडलाइन है EAU के, उसी का ये एक रिसर्च है। तो अराउंड 1960 में एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ मॉडर्न मेडिसिन में। तो उसके बाद बहुत सारे रिसर्चेस हुए, बहुत सारा काम हो गया इसमें। और जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कौन से फैक्टर्स कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके हिसाब से ही कौन से फैक्टर्स में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्ट किया जाता है। तो सब कुछ नॉर्मल है लेकिन पेशेंट का इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं मिलता, जिसको हम इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी बोलते हैं या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उसका एंड रिजल्ट IVF या ICSI होता है जब मेल फैक्टर कंसर्न होता है। ओलिगोस्पर्मिया है तो ओलिगोस्पर्मिया इसमें टेस्टोस्टेरॉन डायरेक्टली काउंट बूस्ट करता है। क्लोमिफेन, तो क्लोमिफेन अगेन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके पूरा एक्सिस सेट करता है और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है। HCG है जो अगेन टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। FSH भी डायरेक्ट एक्शन होता है फॉलिकल्स पे, तो वो डायरेक्ट ये करता है। और ये सब के साथ अगर रिजल्ट नहीं आता तो अगेन मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये तो हम देते हैं, फॉलोड बाय ART।
आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी आईवीएफ और इक्सी। अस्टेनोस्पर्मिया में यल कार्निटिन दिया जाता है। यल कार्निटिन जैसा कि हम जानते हैं कि एपिडिडाइमिस में उसका प्रोडक्शन होता है नेचुरली, लेकिन इसको एल कार्निटिन को भी अगर अस्थिनोस्पर्मिया है तो ट्रीटमेंट के तौर पे दिया जाता है, और उससे रिजल्ट नहीं आता तो फिर यहाँ पे भी आईवीएफ और इक्सी यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। हाइपर अग्लूटिनेशन तो स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं। टेराटोजूस्पर्मिया तो ओलिगो अस्टिनो टेराटो, ये जो कुछ कॉमन है इसमें दिए जाते हैं जो हार्मोनल्स है या हार्मोन्स है या सप्लीमेंटेशन है, तो एन सिस्टीन फॉलोड बाय आईवीएफ और इक्सी। तो अस्टिनो और टेराटो कंबाइन है तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो इन अ नटशेल अगर हम देखें कि एंड प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट जो ट्रीटमेंट की ओर से देखेंगे मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, तो आईवीएफ एंड इक्सी व्हेन द मेल फैक्टर इज कंसर्न। ओके, जब उसके काउंट में कुछ आता है तब का ये सारा सिनेरियो है। इसमें अजूस्पर्मिया ये पार्ट है नहीं, तो अजूस्पर्मिया का सीन अलग से बनता है, तो उस पे हम एक डेडिकेटेड टॉक हम अजूस्पर्मिया पे करेंगे पूरा लेक्चर। तो कुछ अलार्मिंग साइंस है। तो एक बहुत बड़ा स्टडी हुआ है जिसमें लगभग 40 साल पूरा स्पर्म काउंट का एक एनालिसिस किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैसे चलता है। तो मीडियन स्पर्म काउंट जो है वो लगभग लगभग 0 हो जाएगा 2045 तक, ऐसे उस स्टडी का सर्वे है। क्योंकि स्पर्म काउंट का जो आज के डेट में जो नंबर है वो ऑलरेडी हाफ हो चुका है। अराउंड लास्ट 20 ईयर्स अगर उन्होंने जो कैलकुलेट करके रखा है 40 साल के स्टडी में, तो पिछले 20 सालों में जो भी हमारा स्पर्म काउंट है उसका नंबर ऑलरेडी हाफ पे आ चुका है। और उनके मुताबिक अगर हम देखें तो स्पर्म काउंट जो है वो 2045 तक 0 हो जाएगा। तो इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी है कि इसका जो डाटा है उसमें कुछ भी सीमेन पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट नहीं है, उल्टा जो सीमेन पैरामीटर्स है या ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत वर्स हो रहा है या क्राइसिस हो रहा है, ऐसे एक इस इंटरनेशनल स्टडी का कहना है। और उसमें भी और बहुत चिंताजनक बात ये जो है एसआरवाई जीन जो होता है विच इज लिंक टू वाई क्रोमोसोम, वो भी श्रिंक हो रहा है। और उसका भी यही एक एंड प्रोडक्ट ये आता है या एंड रिजल्ट उन्होंने ये बताया कि कुछ सालों में वाई क्रोमोसोम नहीं हो पाएगा या नहीं मिलेगा। तो अगेन द मैटर ऑफ वरी कि इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके चलते बहुत चीजें चल रही है आज के डेट में। जब हम मेल फैक्टर, मेल इनफर्टिलिटी का हम सोचते हैं, हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, लेकिन एक बहुत गौर करने वाली बात होती है, एक बहुत सोचने वाली बात होती है कि इनफर्टिलिटी के जो भी कपल्स है वो फर्स्टली कभी भी हमारे पास नहीं आते, वो जाते हैं अपने नजदीक के गायनेक के हॉस्पिटल में। क्योंकि उनको लगता है जो भी कोई गायनेक हॉस्पिटल है वहीं पे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा, या यही एक प्लेस है जहाँ पे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है। और जब ये गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल में जाते हैं तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट आज के डेट में अराउंड 40,000-50,000 गायनेक सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो है फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये जो गायनेकोलॉजिस्ट है इनकी ओपीडी ऐसे भी बहुत बिजी होती है, इनका इंटरेस्ट तो नॉर्मली सी सेक्शन ऑपरेटिव्स ये इसी में बहुत बिजी होते हैं, और ओपीडी जो होती है वो बहुत रश वाली होती है। तो इसमें मेल फैक्टर अल्टीमेटली इग्नोर हो जाता है, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी एक बहुत 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 अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए हम आगे आने वाले 15 दिनों में सीखने वाले हैं, आगे आने वाले 14 दिनों में हम सिर्फ मेल पे बात करने वाले हैं। तो इसको बहुत वाइफ को मेडिसिन देने के बाद, ट्राई करने के बाद, फिर उसको कुछ एक टेस्ट
प्रिस्क्राइब किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, वो होता है सीमेन एनालिसिस का। वो भी उसने किया है नहीं किया है वो देखना भी। एक गायनेक के हॉस्पिटल में जब जाता है तो इतना समय गायनेकोलॉजिस्ट को भी होता नहीं, और मोस्ट ऑफ द जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो फीमेल्स हैं। तो इसके लिए बहुत सेपरेट सेटअप होना आवश्यकता आवश्यकता होती है, जो कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती। इसके अलग अलग पैरामीटर्स है जो हम आने वाले हमारे सीरीज में देखेंगे कि क्या क्या लगता है एक मेल पेशेंट को देखने के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट को देखने के लिए, और कैसे वो सारी चीजें मिस हो जाती है, और उसके चलते ये जो मेल फैक्टर है वो इग्नोर हो जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो इसमें एग्जामाइन उनको किया नहीं जाता। अगर हम आज के डेट में देखें, बहुत कम बोला जाता है। और ये जो इसका ट्रीटमेंट या इसको जो टेस्टिंग होता है, ये कुछ सीमेन एनालिसिस के जो भी कुछ ड्रॉप्स है उसके ऊपर फोकस करके छोड़ दिया जाता है। जो भी रिपोर्टिंग होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि एक 4 अलग अलग रिपोर्टिंग दिखाए थे, तो अलग अलग लैब अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग करता है। उस पे हम बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो एनालिसिस है वो कैसे होता है, वो कैसे चेंज होते गया है टाइम टू टाइम, और आज के डेट में हमने क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। और एक सीमेन एनालिसिस का हम सेपरेट टोटल एक डेडिकेटेड टॉपिक एक लेक्चर लेंगे। इसमें हम सीखेंगे जो भी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉट कि मतलब थ्योरी में जो लगेगा। तो हमें बहुत सी उन चीजों से भी हम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करने में हेल्प हो जाती है। तो इनएडिक्वेट अनसाइंटिफिक रिपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं होता रिपोर्टिंग का, तो ट्रीटमेंट भी कम होता है, सक्सेस रेट कम होता है, फेल्योर ज्यादा होता है। ये सारे देख के पेशेंट इधर उधर घूमता है, और वही स्टोरी फिर से रिपीट होती है जब मेल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो एक सिंपल टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस, वो बताया जाता है। इसके जो पैरामीटर्स है अलग अलग हम देखेंगे। जब मेल को सीमेन एनालिसिस बताते हैं, मेल को फर्स्ट ऑफ ऑल जब एग्जामिनेशन करना है ये बताते हैं, तभी उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने शुरू होते हैं कि मेरा सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट नॉर्मल आएगा क्या। बहुत सारे हमने जब क्वेश्चंस पेशेंट्स के आते हैं, बहुत बार हम भी कुछ डेटा ड्रिवन काम करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको नोट डाउन करते हैं। और मैं एक कोशिश करता हूँ, एक आज मैं इसी में एक बात बता देता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हमारे पेशेंट्स के हमें आते हैं, उसको अगर हम नोट करते हैं तो उसके ऊपर ही हम कुछ लिखते हैं, उसके ऊपर ही हम कुछ वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर ही हम एजुकेशनल कुछ सेशन करते हैं, तो भी बहुत ज्यादा ब्रांडिंग अवेयरनेस हो जाता है हमारा। वो एक पॉइंट रहता है जब हम अपने आप को एक मार्केट करते हैं एज अ आयुर्वेदिक फर्टिलिटी कंसल्टेंट। तो कुछ सवाल आते हैं जैसे कि क्या मेरा सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट नॉर्मल है, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये जो भी लिखा है ये एक्चुअल में होता क्या है। मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं डॉक्टर, फिर भी मेरा काउंट कैसे कम आया, या मैं डॉक्टर रोज जिम करता हूँ, मैं रोज भागता हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, फिर भी ये आपका जो मॉर्फोलॉजी है या ये है केस, इसी के इसका एक केस भी मैंने लिया है केस प्रेजेंटेशन में, बहुत बढ़िया केस है वो। तो आई एम ओके, आई एम टोटली फिट एंड फाइन, एकदम यंग हेल्दी मैन है। और उसका जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल हेयर टॉनिक he is suffering from the secondary infertility, and that too with lot of derangement in the parameters। जब मैंने उसका सीमेन एनालिसिस करवा करवा के लिया, तो रिपोर्ट भेजने से पहले उसने मुझे फोन किया, डॉक्टर आपने जिस लैब में भेजा है उसका मुझे रिपोर्ट सही नहीं लग रहा, मैं रिपोर्ट सैंपल फिर से रिपीट करूंगा। तो आई सेड ओके, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे आपको करना है कर लो। तो इतना एक ईगो फैक्टर होता है पेशेंट्स में, कि मतलब मेल फैक्टर में, कि सीमेन में अगर कुछ आता है, मैं फिट हूं, मैं फाइन हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वर्किंग हूं, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम क्यों है। कुछ पस सेल्स आए हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर मेरे सीमेन रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आए हैं तो कितना चांस है कि मैं कंसीव कर पाऊंगा। मेरे फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर मुझे ही कैसे हो गया। अजूस्पर्मिया आ गया तो
एक सिनेरियो बहुत अलग हो जाता है, तो उसका काउंसलिंग वगैरह भी हम देखेंगे कैसे करना है। तो जब सीमेन एनालिसिस करता है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे थिएटर फुल्ली भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक कोविड वाला सीन है, कुछ सैंपल, कुछ ही लोग हैं थिएटर में और पूरा का पूरा थिएटर खाली है। तो जस्ट एज एक क्लिनिकल रिलेवेंस की नॉर्मल ऐसे होता है रिपोर्ट, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होता है और एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम ऐसे होता है जब पूरा का पूरा सैंपल हमें खाली मिलता है। तो ये दो स्लाइड्स पे ये स्लाइड्स मैंने यहाँ पे इसलिए डाले हैं क्योंकि आईवीएफ का कंसर्न जो है बढ़ रहा है और आईवीएफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि मतलब पति पत्नी ब्लैक है और बेबी व्हाइट हो गया, तो इसके चलते कुछ एक्ट आ गए। एक एक्ट की स्लाइड मिस हो गई, एआरटी एक्ट करके एक एक्ट आ गया, तो इसके बाद बहुत सारे गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट हो गए। तो ये सारा जब हम सिनेरियो देखते हैं तो हमें करना क्या होता है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो डब्ल्यूएचओ का मैनुअल है, इसको हमें फॉलो करना होता है जब हम मेल फैक्टर देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस है, बहुत सारे स्टेप्स है, इनको फॉलो करना है। अभी इसको मैं भी एक नटशेल में आपको हमारे लेक्चर में इस सेमिनार एनालिसिस के लेक्चर में प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि अगर इसका आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है। जो बुकलेट है वो बहुत बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन हम लोग नहीं पढ़ते। लेकिन ये जो 5th एडिशन का मैंने यहाँ पे एक फोटो लगाया, तो इसमें जो गाइडलाइंस है उसके साथ साथ देयर आर वेरियस गाइडलाइंस। जब मेल इनफर्टिलिटी को मॉडर्न पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो देयर आर वेरियस गाइडलाइंस। दीज आर एयूए गाइडलाइन, एएस आरएम गाइडलाइन। ओके, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे पार्ट्स हैं। तो दीज आर द गाइडलाइंस जिनको हम मॉडर्न की दिशा से जब हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं तो सोचने के लिए हम इसको समझते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि मेल फैक्टर है, तो हमारा जो अप्रोच होता है तो हमेशा हिस्ट्री टेकिंग से होता है, और हिस्ट्री टेकिंग ही सबसे बड़ा की है मेल फैक्टर को ट्रीट करने में। क्योंकि इसको अगर हम अच्छे से नहीं समझते, अच्छे से नहीं सीखते, उसके बाद जो अगला स्टेप है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये दो चीजें अगर हम मेल फैक्टर में बहुत अच्छे से करते हैं देन द चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी 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 मच हाई। क्योंकि ये दो ही चीजें आज के डेट में बदनसीबी से कोई भी नहीं करता डिटेल में जब मेल फैक्टर ट्रीटमेंट के लिए आता है। जैसे कि मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत कॉमनली एक रिपोर्ट लेके आता है, हम भी क्या करते हैं वो रिपोर्ट देखते हैं। अगर उसने कुछ सीमेन एनालिसिस का साथ साथ कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस किया है तो ठीक है, नहीं किया तो FSH टेस्टोस्टेरोन प्रोलैक्टिन कर लेते हैं और हम जाते हैं आगे। लेकिन हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन हर स्टेज पे, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया हो, चाहे वो अजोस्पर्मिया हो, हर स्टेप में हिस्ट्री का और क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इसी को अगर हम फॉलो करते हैं तो ही हम सक्सेसफुल मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो आगे जैसे कि मेल फैक्टर में हम इवेल्युएट करते हैं, तो इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे कि शादी को कितने साल हो गए हैं। ओके, तो शादी को कितने साल हुए हैं और ट्राई कितने साल से कर रहे हैं। हम, मेरे एक जूनियर है, उन्होंने मुझे पेशेंट बीच में एक रेफर किया था कोंकण रीजन से। सो तो वो हस्बैंड स्टेज इन दुबई, शादी को 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन वो साथ में ही नहीं रहते। बीच में कर्नाटका से, कारवार से भी एक पेशेंट थे, तो उनका भी सेम सीन था। फिर हस्बैंड रहते हैं दुबई में और वाइफ यहाँ इंडिया में। वाइफ को भी मल्टीपल फैक्टर से प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो कब शादी को कितने साल हुए और उसके साथ साथ वो ट्राई कब से कर रहे हैं और ट्राई करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें की है, उसको भी कैसे नोट करना है, ये भी हम आगे देखने ही वाले हैं। लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि शादी को कितने साल हो गए और ट्राई कब से कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस कोई कंसेप्शन था क्या, प्रीवियस कंसेप्शन में भी कुछ चीजें जो हम कपल को एक साथ में पूछते हैं और कुछ चीजें हम एग्जामिनेशन के लिए अंदर लेते हैं तब पूछते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा आगे। तो कंसैंग्विनिटी,
कॉन्ट्रासेप्शन को यूज किया है का? कॉन्ट्रासेप्शन में देर मतलब मेल में तो बैरियर मेथड ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन फीमेल के केसेस में कॉन्ट्रासेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब इनफर्टिलिटी का हम देखते हैं। मैरिटल लाइफ इफ अनसेटिस्फैक्टरी इवेल्युएट यूजिंग स्केल्स, मतलब अलग अलग ये जो स्केल्स आते हैं इसके सेक्सुअल लाइफ के वगैरह, तो इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल, उसको भी हम क्लिनिकल कल परसों वाले क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले ही है, तो इनको इवेल्युएट करना। ओके, और नॉलेज ऑफ फर्टाइल पीरियड एंड पोस्चर, तो ये इसके बारे में गाइड करना। उनकी प्यूबर्टी कब स्टार्ट हुई, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हुए कि नहीं, ये सारी चीजें देखना। इसके साथ साथ उनकी पर्सनल हिस्ट्री, स्पेसिफाइंग हैबिट्स, इनर क्लॉथिंग, वर्किंग पैटर्न, इन सारी चीजों को देख के उसके बाद उसको एग्जामिनेशन करके उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करना। ये एक नट शेल में एक प्रोटोकॉल होता है, या इस हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट का स्टेप्स लेते हैं तो बहुत हेल्प होती है। अब ये एक चीज होती है जब हम मेल इनफर्टिलिटी में देखते हैं कि सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है, कैसे लेंगे, इसके बहुत अलग अलग कुछ मनोवर है, उनका हम एक नटशेल में हम सीखेंगे उसको भी। लेकिन मैंने क्या किया है, मेरी क्लिनिक में बाहर एक बोर्ड लगाया है कि जिस क्लिनिक में मैं रहता हूँ तो वहां पे मेरा बोर्ड होता है कि ये मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। अभी तो मैंने हिंदी में भी लगाया कि आपकी लैंगिक समस्या के बारे में आप डॉक्टर से चर्चा कीजिए, सखोल में चर्चा कीजिए। फील फ्री टू डिस्कस अबाउट योर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स विद योर डॉक्टर। जब इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है और ये जब बाहर पढ़ता है तो 50% रिलीफ या 50% कॉन्फिडेंस उसको ये पढ़ने के बाद ही आ जाता है। और जब हम एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, बहुत बार ये होता है कि वाइफ के सामने वो बताते नहीं, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन के लिए अंदर जाते हैं तो दे ओपन अप बिकॉज दे हैव रेड ऑलरेडी आउटसाइड इन योर वेटिंग लॉन्च कि you can discuss about your personal problem with the doctor, that too freely। तो ये एक बहुत हेल्प करता है हमें जब हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक मैंने बताया था कि एक केस है, अभी इस केस का देखिए। इज इट विजिबल? हेलो, इज इट विजिबल? यस सर। ओके ओके। सो देखिए, ये मुझे लगता है ये एक्चुअली सेक्सुअल डिस्फंक्शन का केस है। शादी को 25 साल हुए हैं इनके, 2 बच्चे भी है, लेकिन स्किन रिट्रैक्ट नहीं होता एंड दे आर डूइंग क्वाइटस, पेनफुल क्वाइटस, सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, एक पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए ये ये जो कपल है वो इंटरकोर्स करता है। और आपने जैसे कि देखा अभी कि स्किन ठीक से रिट्रैक्ट भी नहीं होता, शादी को 25 साल हुए हैं। तो ये जो सीन होता है या ये जो ऐसे केसेस होते हैं, ये हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जब हम पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करने के लिए लेते हैं तभी हमें मिलते हैं। और उसी उसी से हम उस पेशेंट को, नाउ दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे हैव गॉट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। बट ये जो होता है जैसे मैंने बताया, जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो ही हमें पता चलता है। ओके, तो आज के पार्ट का कुछ जो एक लास्ट पॉइंट में कुछ मुझे एक समअप करना है, जैसे कि इनफर्टिलिटी का हाँ हमने सर, कुछ एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं क्या, क्योंकि कुछ स्क्रीन पे ये हुई है, ग्रीन लाइंस आए हैं। स्टॉप करके शेयर करूं? हाँ सर, आपके ओर से नहीं है ना, किसी ने तो भी ये किया है शायद से, ओके व्हाइट बोर्ड का यूज किया है। ओके, अभी हो रहा है स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर होने के बाद बोलिए क्योंकि थोड़ा हाँ, सा। अभी अभी प्रॉपर चल रहा है सर। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ हाँ। ओके, क्योंकि मैंने मोबाइल से लॉगिन किया है लेकिन मुझे वो दिख नहीं रहा मेरे मोबाइल पे कुछ। नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके अभी। ओके। तो जैसे इनफर्टिलिटी में कुछ चीजें हमने आज देखी, तो एक दो टेक होम मैसेज में जो भी नए लोग हैं उनके लिए एक टेक होम मैसेज में
मैं दो चीजें उसमें से बताना चाहूंगा। एक तो हमने बताया था कि WHO का जो मैनुअल है और कुछ AUA के और ASRM के गाइडलाइंस है, तो इनको फॉलो करना मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से जरूरी होता है। तो ऐसे ही जब हम मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की ओर मूव करते हैं, ओके, तो देर आर सिंपल कुछ क्लिनिकल सिनेरियोज मिलते हैं। तो पेशेंट आके जब रीजनल लैंग्वेज में बताता है, ओके, सो अगेन समवन इज स्क्रैचिंग, आई डोंट नो हु इज स्क्रैचिंग बट समवन इज अगेन स्क्रैचिंग। सो इन हाउ सो एक बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, कि सर इरेक्शन में प्रॉब्लम है, रीजनल लैंग्वेज में बता दे कि सर ठीक से खड़ा नहीं होता, या हमें व्यवहार में समस्या आती है, या इरेक्शन आता ही नहीं। एक बहुत कॉमन क्लिनिकल सिनेरियो होता है जब हम मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन को देखते हैं। दूसरा होता है कि सर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। एक तो मतलब पेशेंट अलग अलग देखने को मिलते हैं। एक पेशेंट तो ऐसा है कि मतलब ही इज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स बट ही इज हैविंग ejaculation just in few seconds. So some of the times he just sits with the partner and he get ejaculation ultimately. तो ऐसे केसेस भी आते हैं। तो समय से पहले स्खलन होता है, या वीर्य स्खलन होता है, या वीर्य पतन होता है, या शीघ्र पतन जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं, ये दूसरा वाला सीन आता है। तीसरा वाला आता है कि इच्छा ही नहीं होती, साहब मुझे करने की लैंगिक इच्छा आती ही नहीं। इसका एक बहुत बढ़िया केस है, ये भी मैं प्रेजेंट करूंगा। और अराउंड 18 या 28 महीने के बाद उसका इजेकुलेशन हो गया। तो इसके दो तीन अच्छे केसेस है डिजायर वाले। एक तो मतलब एक बहुत बड़े कॉलेज के HOD ने रेफर किया था पेशेंट गायनेक के, तो उसका भी मतलब शादी के 7-8 साल बाद उसको मतलब कंज्यूमेट कर पाया वो मैरिज को। तो ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। और एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हर आदमी को लगता है कि साइज छोटा है, ओके, तो साइज छोटा है तो इसके लिए कुछ तेल चाहिए या इसके लिए कुछ दवाई चाहिए। तो डज इट रियली मैटर्स? इन चारों सिनेरियो में हमें कैसे सोचना है, इन चारों सिनेरियो का गाइडलाइन क्या क्या है, इन चारों ही सिनेरियो में हमें हमारा अप्रोच कैसे रखना है, इन सारी ही चीजों को हम हमारे केसेस में या हमारे क्लासेस में हम अच्छे से सीखेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जैसे कि अभी ये जो केसेस है जो कि क्लेब्य वाले हैं, तो इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी हमने सेट करे हैं। तो क्योंकि क्लासिकल अप्रोच अगर हम देखते हैं तो उसमें बीजोपघातज, ध्वजोपघातज, जरज, शुक्र क्षयज, मानसिक, ओके, धातु क्षयज, ऐसे कुछ फैक्टर्स दिए हैं। लेकिन इनको हम क्लिनिकल इनका रिलेवेंस कैसा है और इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इनके बारे में भी हम क्लैब्य या जो सेक्सुअल डिसफंक्शन का क्लास होगा उसमें हम करेंगे। और सारे लास्ट में हम एक नटशेल में सारे ही फैक्टर्स में एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम कैसे जनरली रखते हैं और हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके जो हिस्ट्री टेकिंग में हम जब जाते हैं वंध्यत्व के, तो इससे हम हमारा अगला जो सीरीज है, अगला जो क्लास है, हम हिस्ट्री टेकिंग कैसे करना है, क्या क्या मनोहर है उसमें से, क्या क्या हमें क्लिनिकली देखना है, क्या क्या हमें रिटर्न में लेना है, इन सारी ही चीजों पे हम आगे फोकस करेंगे। लेकिन जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो एक बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना होता है कि जो एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ओके, तो उसके रीजन तक जाने की हम आवश्यकता होती है। तो उसके लिए सखोल में हिस्ट्री लेनी है तो सुबह उठने से रात को सोने तक स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को बेडरूम में ले जाना पड़ता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे ब्रश करते हो, कितने बजे टॉयलेट करते हो, ये सारी ही चीजें हमें उसके कफ दृष्टि, उसके अपान की दृष्टि, अलग अलग फैक्टर्स हमें हमारे हिस्ट्री टेकिंग में ला के देती है। और उसको फिर उसके जो भी लक्षण है, जो भी इनफर्टिलिटी के लिए भी पेशेंट आया हो तो भी उसके सारे ही लक्षण, सारे ही स्त्रोतस के जो लक्षण आए हैं, उनसे हम स्लोली स्लोली उसके मानस भाव और लास्टली हम बेडरूम तक पहुंचते हैं और फिर उसका हम एक ट्रीटमेंट प्लान करने की कोशिश करते हैं। जब
आधुनिक शास्त्र का हम देखते हैं तो सक्सेस रेट बहुत कम होता है। दे क्लेम 30%, 50%, लेकिन 15 से 20% से ज्यादा सक्सेस रेट आता भी नहीं। लेकिन अगर हम अलग अलग पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करके देखें तो 50% से ज्यादा केसेस में हम ऐसे ही सिंपल सिंपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऑप्ट करके भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी जो शुरुआत होती है वो हिस्ट्री टेकिंग से होती है। तो हिस्ट्री टेकिंग का जो निदान होता है वो अव्यभिचारी होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जब क्लैब्य का पेशेंट आता है, जैसे मैंने अभी क्लैब्य की बात की, तो स्त्रीषु अहर्षणम या स्त्रीषु अप्रहर्षणम, ये जो लक्षण है ये ग्रहणी में आया है। ओके, तो ग्रहणी उस पेशेंट को है, कफज ग्रहणी है, पित्तज ग्रहणी है। तो पित्तज ग्रहणी है तो कौन सा सोच हमें करके ट्रीटमेंट करनी है, कफज ग्रहणी है तो क्या सोच करके ट्रीटमेंट करनी है। ये एंगल आता है इसमें जब स्त्री सुहर्षण या लॉस ऑफ लिबिडो या वैवाहिक की अइच्छा होती है हस्बैंड को, तब। तो यही लक्षण अगर हम ग्रंथों में देखेंगे तो हलीमक में भी आता है। कामला के बाद जो हलीमक का वर्णन आया है तो उसमें भी स्त्री सुहर्षण का लक्षण आता है। तो इस हिसाब से हिस्ट्री टेकिंग में हमें सोचना बहुत आवश्यक होता है। आजकल के जो आईटी सेक्टर के जो भी पेशेंट है वो बहुत ज्यादा मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट हुए, फीमेल में भी है, ऑब्सेशन के ऑब्सेसिव पेशेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम हिस्ट्री टेकिंग का अप्रोच रखना होता है। तो हम कल कल और परसों वाले जो क्लासेस है तो उसमें हम कैसे कैसे इसके बारे में सोचेंगे। तो एक ये स्लाइड हमारी उस क्लास की शुरुआत होगी। तो हमें अलग अलग एंगल से सोचना होता है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट एक फ्री सेशन में बताया था कि रसगत और शुक्रगत दो अलग अलग लक्षण आते हैं। क्लैब्य और वंध्यत्व अलग अलग जगह पे लोकेट है, तो उस लीजन को ठीक से लोकेट कर पाना ये हिस्ट्री टेकिंग से पॉसिबल है। और दोनों का जो रस धातु है और शुक्र धातु है दोनों ही क्लैब्य और वंध्यत्व से जुड़े हैं। तो इन दोनों का और इन दोनों के बीच वाले हर एक धातु का अनुलोम और प्रतिलोम विचार हमें वंध्यत्व, पुरुष वंध्यत्व के केस में करना पड़ता है। यानी हमें रस धातु तक से शुक्र धातु तक भी जाना पड़ता है और शुक्र धातु से उल्टा हम रस के ओर भी सोचना पड़ता है। जैसे कि हम राजक्षमा हो, क्षय हो, इस केसेस में जैसे हम सोचते हैं कि शुक्र क्षय के लक्षण जो आते हैं। ओके, तो शुक्र क्षय के लक्षणों का मैस्टरब्यूशन का बारे में हमने चर्चा की थी, उसकी भी बहुत कुछ अलग अलग कंसेप्ट आते हैं जब हम वंध्यत्व का रोग में विचार करते हैं, और उस कंसेप्ट के हिसाब से हमें चिकित्सा का विचार करना पड़ता है। तो उसका भी हम कल के क्लास में डिटेल में बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन रस से शुक्र की ओर जाना और रस से और शुक्र की ओर जाने में पहला हमारा जो अवयव आता है वो होता है आमाशय। तो आमाशय के बारे में सोचना और आमाशय के सोच रखते हुए आमाशय से संबंधित हर एक व्याधि के बारे में सोचना, ये वंध्यत्व, स्पेसिफिकली पुरुष वंध्यत्व, वंध्यत्व के दोनों ही केसेस में पुरुष हो या स्त्री हो, बहुत हेल्पफुल होता है। अगर क्लैब्य जो मैं जैसे मैंने बताया कि रस धातु दुष्टिजनित व्याधि है क्लैब्य, और रस धातु कहाँ पे बनता है, आमाशय में। तो आमाशय से संबंधित हर एक बीमारी जैसे पांडु हो, अम्ल पित्त हो, परिणामशूल हो, छर्दी हो, क्लेदक कफ की विकृति हो, या इंट्रिंसिक फैक्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, या श्वास हो, कास हो, जो भी आमाशय ग्रहणी का जो भी बिगिनिंग का पार्ट है, इसमें जो भी रस धातु का परिणमन होने से पहले का जो भी बीमारी संबंध रखती है आमाशय से, वो हर एक बीमारी पुरुष वंध्यत्व के केसेस में हमें हिस्ट्री टेकिंग में सोचनी पड़ती है। तो इस हिसाब से हम कल परसों अलग अलग विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। और आज के सेशन के जाते जाते मुझे कुछ चीजें यहाँ पे नोट करनी है कि हम काउंट जैसे हम फोकस करते हैं वैसे ही मॉर्फोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर डेड स्पर्म्स आते हैं, नेक्रोस्पर्मिया आता है, तो क्या करना है। नेक्रोस्पर्मिया सीमेन एनालिसिस में नॉर्मल सीमेन एनालिसिस करते हैं तब क्या अप्रोच रखना है, या नेक्रोस्पर्मिया जब अजूस्पर्मिया का पेशेंट है और उसका कुछ हम बायोप्सी करते हैं तो उसमें नेक्रोस्पर्मिया आता है, तो क्या अप्रोच होना चाहिए। डीएनए फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये इसको कब करना चाहिए, इसका क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया था कि सेमिनल डिफेक्ट्स है और स्पर्मेटोजेनिक डिफेक्ट्स है।
तो स्पर्मेटोजेनिक जो भी डिफेक्ट्स है उसके ऊपर बहुत फोकस है मॉडर्न मेडिसिन का। जैसे कि काउंट है, मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, लेकिन बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है। ओके, तो उसको ये इग्नोर किया जाता है और उसको हम अन्य धातु संश्लिष्ट किससे समझते हैं। अन्य धातु संश्लिष्ट जैसे कि पायोस्पर्मिया हो या आरबीसीज हो या डब्ल्यूबीसी, जहाँ से जैसे यहाँ पे लिखा है, ये क्या मैटर करते हैं, इसको हमें कैसे टेस्ट करना है। ओके, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, और इन सब में सबसे चैलेंजिंग जो चीज होती है तो अजूस्पर्मिक मैन। तो इसको हम हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए, इन सारी ही प्रश्नों के उत्तर हम हमारे आने वाले क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। हमारा रोल इसमें ये रहेगा, हमारा प्रयास इसमें ये रहेगा कि हर इस चीज का जो भी क्लिनिकल कंसेप्ट है, हम क्लिनिकल कंसेप्ट से जाने की कोशिश करेंगे। जहां जहां जो जो रेफरेंसेस आवश्यक है, जैसे कि मैंने आज बात करते करते बताया कि वाई क्रोमोसोम कम होते जा रहा है, या ऐसे कहा जाता है कि SRY लिंक जो वाई क्रोमोसोम का पार्ट है वो डिप्लीट होगा, हाँ कुछ दिनों में खत्म होगा। तो व्हाट इज दिस पार्ट इज, क्योंकि जो भी उसका क्लिनिकल रेफरेंस है, ज्यादा डिटेल में ज्यादा इसमें न जाते हुए एकदम समझने, हम क्लिनिकली उसको समझ पाए और ट्रीटमेंट में उसको ऑप्ट कर पाए, इस हिसाब से हम उन रेफरेंसेस को देखेंगे। ओके, इसके लिए जो भी लिटरेचर सपोर्ट है उसको भी हम समझेंगे। जैसे आज मैंने बताया कि WHO मैनुअल है, कुछ गाइडलाइंस है, इनको देखना आवश्यक होता है जब हम पुरुष वंध्यत्व का केस देखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि टेक होम मैसेज के तौर पे मैंने यही दो चीजें बताई थी कि कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिनको हमें, जिनका पता होना आवश्यक होता है। जो भी हम आगे के पूरे बैचेस में जुड़ने वाले हैं उनको निकाल के पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उनका जो जिस्ट है या उसका जो क्लिनिकल रिलेवेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ उस सेमिन एनालिसिस के क्लास में। तो उतना भी हम समझेंगे तो उतना ही आवश्यक होता है हमारे प्रैक्टिस के लिए। तो उसके बारे में हम सखोल में उस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट, जो ऑर्चिडोमीटर था, तो उसका हम कल परसों के क्लासेस में क्लिनिकल उसका रिलेवेंस देखने वाले हैं। कैन एनीवन नो व्हाट दिस इंस्ट्रूमेंट इज? यस, नो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, ओके। तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी, इसका भी क्लिनिकल रिलेवेंस मेल फर्टिलिटी में ऑर्चिडोमीटर जैसे होता है, तो इसको भी हम समझेंगे 5th 6th क्लास में। सिंपल इसका यूज होता है मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में, इसको भी हमें हम वहां पे मैं बताऊंगा। सो दिस वाज माय फर्स्ट केस इन माय लाइफ, जहां से मेरी सही में इनफर्टिलिटी की जर्नी सही में शुरू हुई। जो 15 इयर्स के बाद, जब व्हेन आई स्टार्टेड विद द मॉडर्न प्रैक्टिस, क्योंकि बीइंग MS गायनेक मैंने शुरुआत की थी। तो शी इज अ स्टाफ नर्स, और अनफॉर्चुनेटली इनके, पहले मैं इनके फोटोज दिखाता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके अब पति नहीं रहे, तो मैं इनके अभी फेस नहीं दिखाता। तो लेकिन एक एक पॉइंट आता है, बहुत बड़ी मेरी फैमिली हिस्ट्री रही है इनफर्टिलिटी की, मैंने शायद बताया था पिछले क्लास में भी। तो करना था, ये जर्नी शुरुआत की थी। इस पेशेंट का स्नेहन स्वेदन करने का भी सुविधा मेरे पास था नहीं। ओके, मैंने इसका स्नेहपान करने के लिए 200 ml बॉटल आने के लिए मैं 45-50 किलोमीटर ट्रैवल करके कोल्हापुर सिटी में जाके लेके आता था। आज मेरे कोल्हापुर सिटी में, मैं गांव से निकल के, मेरा खुद का अलग से सेटअप है, लेकिन उतना दूर ट्रैवल करके उसको मैंने स्नेहपान ला के दिया। मेरे दोस्त मुझ पे बोलते थे कि ये 200 रुपए का घी का डब्बा लाने के लिए इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो शुरुआत थी प्रैक्टिस की। और आज के डेट में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बहुत कुछ हमने पाया है। मेरी जर्नी जब मैंने शुरू की थी तो मुझे ऐसा एक होप था कि एक भी पेशेंट को अगर हेल्प होती है आयुर्वेद ट्रीटमेंट से, तो मुझे जो सुकून मिलेगा वो अलग लेवल का होगा। और आज ऐसे हजारों जो माता पिता है जिनको हेल्प होती है हमारे ट्रीटमेंट से। तो विद दिस हम आज के लिए यहाँ पे रुकने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि हम जैसे इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस करते हैं बहुत अलग अलग क्लिनिकल एस्पेक्ट होते हैं इसमें।
तो हर एक चीज की मैंने सिर्फ आज हिस्ट्री टेकिंग करना है करके बताया, लेकिन क्या क्या चीजें हैं मॉडर्न के हिसाब से, कौन सी चीजें हमें आवश्यक है, आयुर्वेद के हिसाब से कौन सी चीजें आवश्यक है, उनका हम ट्रीटमेंट में कैसे अप्रोच रखेंगे, इसको देखेंगे। क्लिनिकली पेशेंट कैसे चेक करना है, क्लिनिकल जैसे मैंने एक पेशेंट दिखाया, तो इस पेशेंट को कहाँ कहाँ कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें होती है जो हमें देखनी आवश्यक होती है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो विद दिस आई कंक्लूड हियर फॉर टुडेज टॉक, एंड वी विल मीट टुमारो इवनिंग एट 8 PM। ललित सर, मंजू मैडम, आर यू देयर? हाँ सर। सर थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देते हैं ना। ओके, सो हम ये 15 डेज हम मिलने वाले हैं, 15 डेज रोज शाम को हम 8 बजे मिलेंगे। तो आज एक जस्ट कंसेप्ट बिल्डिंग था, तो कल से जो हम शुरू करेंगे आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव और मॉडर्न पर्सपेक्टिव, दोनों ही पर्सपेक्टिव से हम अलग अलग चीजें देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऑलिगोस्पर्मिया हो, अजूस्पर्मिया हो, इनका जो क्लिनिकल रिलेवेंस है वो कैसा होगा, इनको इन पेशेंट को कैसे डील करना है। हम पेशेंट जब क्लिनिक में आता है वहां से उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसका एग्जामिनेशन कैसे करना है, एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है, इन सारी ही चीजों को देखेंगे। उसके बाद हम जो इसके में पंचकर्मा है, जो हम पंचकर्मा के कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स हमने सेट करे हुए हैं ऑलरेडी, तो जो रिजल्ट हम अच्छे जिससे पा सकते हैं उनके बारे में भी हम सविस्तर में चर्चा करेंगे। और जो कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ये चीजें हमें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसको हम कहते हैं, मतलब यहाँ पे इसको करना ही है, इस केस में रिजल्ट आएगा, इस केस में रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे भी हम देखेंगे। ओके, कौन से केसेस पकड़ने हैं, कौन से केसेस छोड़ने हैं, और हमारा लास्ट में जाके हमारा सेटअप कैसे होगा। और जो भी जैसे कि इनफर्टिलिटी के लिए बात करी, वैसे ही सेक्सुअल डिस्फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत रिजल्ट देने वाला टॉपिक है, और लेकिन बहुत इग्नोर्ड है। कुछ गिने चुने कल्पों पे हमारा फोकस रख के हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसको हम स्टेप बाय स्टेप मॉडर्न पैरामीटर का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसको पकड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन पकड़ते हैं, और आयुर्वेद की सोच उसमें डाल के हम चिकित्सा करते हैं, तो निश्चित रूप से यश हमें मिलता है, हम चिकित्सा फलदायी कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप इन 15 डेज में जेनेटिक एस्पेक्ट में भी कौन से पॉइंट हमें समझने हैं, जैसे मैंने वाई क्रोमोसोम के बारे में बताया, तो उसमें से भी कौन से केसेस को ट्रीट करना है, नहीं करना है, बहुत सारे जो रिसर्चेस हुए हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या क्या रिसर्चेस हुए हैं, तो उसमें से कौन से जो भी हेल्पफुल रिसर्चेस है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसका चिकित्सा में मैं उपयोग करता हूँ, और जो रिजल्ट देने के लिए अच्छे हैं, तो उन चीजों को भी हम देखेंगे। तो उस हिसाब से हम 15 डेज में मिलेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप हम ओपन करेंगे, आपको उस सेशन के जो भी डाउट्स आएंगे आप उसमें डाल दीजिएगा, सो दैट बाकी के लोगों को भी उसके आपके क्वेश्चंस पता चलेंगे। और हर एक क्वेश्चन को, जैसे कि ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि हर एक क्वेश्चन को हम वहाँ आंसर करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको हम वहाँ एड्रेस करेंगे आपके ग्रुप में रोज के रोज। और जो भी कुछ नया अपडेटेड जो भी पॉसिबल है, जो भी हमने बहुत दूर दूर जाके सीखा हुआ है, मॉडर्न आयुर्वेद दोनों ही अलग अलग जगह पे एम्ब्रियोलॉजी के कोर्सेस हो, आईवीएफ सेंटर्स में जो भी सीखा है, उसको हम आयुर्वेदिक वे से हमारे सेंटर में कैसे हम अप्रोच रखते हैं ट्रीटमेंट का, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन आने वाले 15 दिनों में। तो we will have fun, lot of new things to learn, lot of new aspects to understand। तो ये अपडेट होता जाता है। तो 15 डेज में मैं भी फर्स्ट टाइम ललित सर और मंजूषा मैम के रिक्वेस्ट पे 15 डेज का हम ये एक मास्टर क्लास कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 15 दिन मेल के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। तो बहुत मजा आएगा इन 15 दिनों में। तो जो भी बूढ़े जुड़े हैं उनको तो मजा आएगा, जो अभी तक नहीं जुड़े वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, ऐसे मिलते हैं कि एक ही एस्पेक्ट पे हम इतना डिटेल में चर्चा करें। सो ओवर टू यू ललित सर। हेलो। हेलो सर। हाँ मैडम, अगर कुछ क्वेरीज है उसके हाँ रिगार्डिंग हाँ, पूछ सकते हो। मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर हम फीमेल डॉक्टर्स हैं तो मेल से अप्रोच करते हैं तो थोड़ा झिझक सकते हैं मेल, तो कैसा ओपन अप करने का, कैसा कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ? अच्छा, इसके बारे में मैडम हम कल और परसों दोनों ही सेशन में क्लिनिकल हाँ हाँ एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, हाँ हाँ
तो हम्म आपके साथ एक्चुअली एक मेल अटेंडेंट होना भी जरूरी होता है। हम्म। फ्यू डिफिकल्टीज यू गेट, तो हम उनको कैसे ट्रेन करना है। अगर आप अच्छा। अपने अटेंडेंट को ट्रेन तभी कर पाते हो जब आपको उन चीजों के कौन से एक सर्जरी में एक बहुत बड़ी कहावत है, हम्म आईज डोंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। ओके, बेलीज एंड लॉज हम्म। का जो बुक है उसमें ये वो ऑथर ने लिखा है, आईज डोंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। मतलब आपके सामने एक ब्लड वेसल होता है, लेकिन अगर हम्म। आपको पता नहीं कि ये स्पेसिफिक आर्टरी यही है तो आप उसको समझ नहीं पाते। तो वो एग्जैक्टली। उस हिसाब से इन चीजों को समझना कि हाँ इस पेशेंट में हमें ये चीजें देखनी है, ये तभी हम्म हम करते हैं जब हमें उन चीजों के बारे में पता होता है। तो उसमें से जो भी बेसिक स्टेप्स है, तो अगर हम्म फीमेल प्रैक्टिशनर है तो मेल एग्जामिनेशन आप अटेंडेंट के थ्रू कैसे करवा सकते हैं, या आपके हम्म जो भी कलीग हो सकते हैं जो प्लेन बीएमएस है, प्रैक्टिस हम्म करते हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे क्या करवा सकते हैं, कौन से स्टेज में हम्म हमें अल्ट्रासाउंड का मदद लेते हैं या हम उसका हेल्प होती है। ये सारी ही चीजें हम कल और परसों मेरे हिसाब से 2 क्लास होंगे लगेंगे हमको इन सारी ही चीजों अच्छा। को समझने में। एक क्लास हम पूरा आयुर्वेद का कंसेप्ट, जैसे मैंने आज कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग शुरू किया था, उस हिसाब से हम्म कंसेप्ट में समझेंगे, और उसी क्लास में हम हिस्ट्री टेकिंग मॉडर्न और आयुर्वेदिक व्यू से कंटिन्यू करेंगे, और फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे कि टेस्टी, जैसे मैं ऑर्चिडोमीटर मैंने बताया था उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो पता होना आवश्यक होता है। तो वो सारी चीजें मैडम हम कल परसों डिस्कस करेंगे। चलेगा। सर एक बार थैंक मैं यू। स्क्रीन शेयर करके सिलेबस भी हम लोग दिखा देते हैं। सर मेरी व्हाट्सएप चार्ट दिख रही है क्या? यस सर, विजिबल है, विजिबल है। हाँ। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ग्रुप में भी ये चीजें डालने वाले हैं। जैसे कि क्लिनिकल अप्रोच टू वंध्यत्व फ्रॉम आयुर्वेद पर्सपेक्टिव, जिसमें हम शुक्र धातु दोष जो इन्वॉल्वमेंट होती है, अग्नि, ओजस, स्त्रोतस, निदान पंचक, इसके बारे में देखेंगे। सर थोड़ा सा एक बार अगर आपने डिस्क्रिप्टिव बोल दिया कि हम क्या क्या लेने वाले हैं तो हम 15 डेज अब। में अलग अलग जो भी आज जैसे थोड़ा मैंने सीक्वेंस अलग कर दिया क्योंकि आज बहुत से लोग नए जुड़े थे फ्री सेशन के लिए, तो हमने मॉडर्न का कुछ पॉइंट ले लिया। वैसे आज हम आयुर्वेद का जो कंसेप्ट था उसके बारे में करने वाले थे, लेकिन हमने कल का कुछ पार्ट आज ले लिया, आज का पार्ट हम कल लेंगे। तो एक मॉडर्न का बेसिक पैरामीटर कैसे रहेगा, बेसिक अप्रोच कैसा रहेगा, कंसेप्ट बेसिक क्या रहेंगे, आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट जैसे मैंने आज शुरुआत की थी कि क्लेब्य का पेशेंट आता है तो अलग अलग एंगल से हम उसको कैसे देखते हैं, ऐसे कंसेप्ट्स बिल्ड करेंगे। उसके बाद जो भी एनाटोमी और फिजियोलॉजी और हार्मोनल इवेल्युएशन है तो वो देखेंगे। ओके, और उसके बाद सीमेन एनालिसिस का मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑलिगोस्पर्मिया, अजूस्पर्मिया, इन केसेस को इनका जो भी क्लिनिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में देखेंगे। जेनेटिक एस्पेक्ट जो मेल इनफर्टिलिटी में बहुत जरूरी होता है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन है, तो ये चीजें बहुत बार जब हमारे सामने रिपोर्ट आता है तो हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम कौन से केसेस में टच कर सकते हैं, कौन से केसेस में टच नहीं कर सकते, इसके बारे में भी देखेंगे। आयुर्वेद का जो बेस है, बीज बीज भाग अवयव वगैरह वगैरह हम जो देखते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसमें हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। फिर जाएगा हम मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की ओर जाएंगे। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन में जैसे कि जो हमने ये 4 मैंने चीजें आज पॉइंट आउट की थी, उसमें से बेसिक था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके, उसके साथ साथ जो साइज के बारे में मैंने आज दिखाया, केस डिजायर के बारे में दिखाया, तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स एंड व्हाट आर द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स टू अप्रोच। ओके, उसके बाद हम फिर पंचकर्मा कौन से करते हैं, पंचकर्मा में हम क्या क्या प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं। उसके बाद उत्तर बस्ती में भी हम एक डेडिकेटेड लेक्चर देखेंगे, और उसके साथ साथ हम पंचकर्म के साथ साथ रसायन वाजीकरण का एस्पेक्ट भी देखेंगे। और ये सारा होने के बाद कल्प पे आएंगे, सिंगल ड्रग्स जो इनफर्टिलिटी में बहुत यूजफुल होते हैं, स्पेसिफिकली जब मेल का हम ट्रीट करते हैं। और कुछ कल्प जो ग्रंथोक्त कल्प है उनका हम मटेरिया मेडिका, ऐसे मैंने उसको नाम दिया है, उसके बारे में देखेंगे। और केस रिसर्च के बारे में होगा। ओके, नहीं कुछ मैसेज आया तो मुझे समझ में नहीं आया था, मैं पढ़ रहा था। तो उसके बाद में कुछ केसेस भी देखेंगे, और एक बेसिक्स जो हम सेटअप करते हुए बिगिनिंग में हमें लगता है कि बहुत बार सारा ये करने के बाद कहाँ से शुरू करें। ओके,
तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से ये 15 डेज का सीरीज चलेगा। ओके, तो इसमें जहां जहां मॉडर्न का जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे, और जहां जहां आयुर्वेद का, इसका आयुर्वेद के व्यू से कैसे इंटरप्रेट इंटरप्रेट करना है, या आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से कैसे इंटरप्रेट करना है, और उसको ट्रीटमेंट में कैसे अप्लाई करना है। सबसे जरूरी होता है ट्रीट करना और उसको रिजल्ट देना। तो उन चीजों को हम इन 15 दिनों में सीखेंगे। कोर्स की ओके। फीस है ओके, और ये 2,999 15 रुपए। दिनों का हमने प्लान किया था, लेकिन जो भी लोग अभी इस क्लास को जुड़ रहे हैं, तो एक 3 सेशंस, 5 भौतिक एस्पेक्ट से जो 3 सेशन होने वाले हैं वो फ्री में मिलने वाले हैं आपको इन 15 लेक्चर्स के साथ। ये 15 लेक्चर्स मैं लूंगा, और वो जो 3 लेक्चर्स है वो सर नाव काय सरांचं? कुलकर्णी सर। डॉक्टर अनिरुद्ध कुलकर्णी. ओके, सर वही प्लीज ते मेसेज स्क्रोल करा ना, खाली आहे ते. सर सर तुम ललित सरांचा आहे तो. हाँ, सो ललित सर. अनिरुद्ध कुलकर्णी सर जो पंचभौतिक प्रैक्टिशनर है, वो इसको इस सीरीज को 3 क्लासेस लेंगे जो कि फ्री रहेंगे। देखिए, उन 3 लेक्चर में प्रजनन तथा गर्भधारण से जुड़े पंचमहाभूत, दोष धातु, मल, अग्नि, ओज तथा स्त्रोतस, शुक्र धातु, प्राकृत तथा विकृत अवस्था, पुरुष वंध्यत्व के हेतु, भेद, संप्राप्ति, विविध रुग्णावस्था, चिकित्सा के जो सिद्धांत रहते हैं पंचभौतिक के, उस पर अभ्यंतर तथा बाह्य द्रव्य, जो पंचभौतिक में हम मेडिसिन यूज करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बारे में डिस्कशन होगा। और पंचभौतिक चिकित्सा का परिचय, पुरुष वंध्यत्व, रुग्णानुभव, इस टाइप से ये 3 पंचभौतिक के लेक्चर आपको फ्री में रहने वाले हैं। तो एक मेल इनफर्टिलिटी सेक्सोलॉजी के लिए एक अच्छा वर्कशॉप आज से शुरू हुआ है, यानी कल से हम मेन लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। कोर्स की फीस सिर्फ 2,999 रुपए है। आपको अगर कुछ डिटेल लगता है तो मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल के रखा है। किसी की कुछ क्वेरीज है, कुछ है तो प्लीज एक आप पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हो। सर आज की पीडीएफ रिकॉर्डिंग के साथ मिलने वाली है क्या? एक बार रिपीट कीजिए मैडम। आज की जो पीडीएफ है वो रिकॉर्डिंग के साथ ग्रुप में आएगी क्या? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। पीडीएफ अवेलेबल रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको। साल भर के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। हेलो। हाँ सर। सर ये मैं कह रहा था, जैसे आफ्टर कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अपने को आफ्टर कोर्स सपोर्ट रहेगा सर अपनी तरफ से, किसी क्लिनिकल केस वगैरह किसी के रिगार्डिंग? सर व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग जैसे अभी तक जो भी एडमिशन हुए बहुत सारे डॉक्टर्स है जो ऑलरेडी इस पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एक ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप ओपन रहता है। सर अपने पास कुछ सिस्टम है क्या, स्पेशली अगर कुछ पर्सनल केसेस रहे तो उसको लास्ट फॉलोअप तक हम कुछ दे सकते हैं, इस टाइप से ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसे कुछ सिस्टम है? सर ये ऑनलाइन जिनको भी केसेस के बारे में कंसल्ट करना है उसके बारे में हम कुछ फिगर आउट करेंगे बाद में। ओके, जब हमारे ये सीरीज होंगे तो हम ऐसा एक करते हैं, जनरली मैं ऐसा एक करता हूँ, क्योंकि हर हर कोई, बहुत बार ये होता है कि अराउंड 100+ लोग होते हैं, तो हर कोई जुड़ता नहीं ऑनलाइन क्लास में। तो हम एक ये पैटर्न रखते हैं, ये 15 डेज में मिनिमम एटलीस्ट, कि आप अपने क्वेश्चंस अगर व्हाट्सएप में पोस्ट करते हैं तो जो अटेंड हुए हैं और जो नहीं हुए दोनों को भी ये पता चलता है कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा था। जैसा कि अभी किसी मैडम ने क्वेश्चन पूछा और हमने से किसी को समझ में ही नहीं आया। ओके, तो ये चीजें भी होती है। तो बहुत बार हम ओपीडी में रहते हैं, पेशेंट देखते रहते हैं, अलग अलग चीजें रहती है। सर काहीतरी तुमचं ओपन झालंय हे एक्सेल शीट, ती क्लोज करता का? हो हो हा. सो सर एक मिनिट, तुमच्या साईड ना सर पीपीटी शेअर करा ना, माझी स्टॉप होत नाहीये। अच्छा अच्छा, ओके। सो तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हम जनरली क्या करते हैं कि आप व्हाट्सएप में क्वेश्चंस डालो व्हाट्सएप ग्रुप में। तो 15 डेज इज वेरी मच बिग टाइम, तो यहाँ पे हम बहुत से बेसिक कंसेप्ट से लेके करते हैं।
अगर हम आगे भी हम जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें ये रहते हैं कि जैसे कि व्हाट्सएप पे आप डालते हैं तो उस टाइम जैसे हम टाइम मिलता है वैसे रिवर्ट करते हैं आपको, ठीक है, पर्सनल जब आप हमें कुछ डालते हैं तो। लेकिन लॉट ऑफ टाइम मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि उसके बाद में हम अपने काम में लग जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये 15 डेज में ऐसे होता है कि आप बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख जाते हो। ओके, सो एनी हाउ जब जैसे डिस्कशन होता है तो डिस्कशन में हम डील करते ही है, लेकिन पर्सनल अगर आप रहना चाहते हैं टच में तो उसके बारे में हम कुछ फिगर आउट करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। ओके सर, ललित सर। हाँ हाँ सर, और किसी ओके। की कुछ क्वेरीज है? सर मैंने सॉरी लेट ज्वाइन किया, मुझे पूछना था कि ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स 5 भौतिक बेस है या बाकी सब भी दूसरे भी यूज करते हैं? मैडम एक पहले बार से 15 दिन मैं में बस जो है। क्लियर करना चाहता हूँ। हम्म। 15 दिन जो है वो पूरे भूषण सर के लेक्चर्स रहने वाले हैं, और 3 दिन के सेपरेट है जिसमें पंचभौतिक रहेगा, तो दोनों भी टाइप की ट्रीटमेंट आपको सीखने को मिलने वाली है। हाँ सर। हाँ, वही मैं भी बता रहा था मैडम कि 15 दिन का जो है, जो भी क्लासिकल ग्रंथोक्त जो भी है तो उसको हम सीखेंगे। और जो पांच भौतिक के बारे में नहीं जानते तो सांगली, महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में वैद्य दातार शास्त्री थे जिन्होंने पांच भौतिक चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया। ओके, और उनके फॉलोअर्स है, उनके स्टूडेंट्स है जो पांच भौतिक चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस करते हैं। सो दे प्रैक्टिस विथ मिनिमल, वेरी मिनिमल ड्रग्स, 20-25 कल्पों में वो प्रैक्टिस करते हैं और वो हर किसी व्याधि का उपचार करते हैं। तो उनका जो व्यू है पांचभौतिक चिकित्सा का, वो उनके जो स्टूडेंट है वैद्य अनिरुद्ध कुलकर्णी, वो आपके सामने अपना जो वंध्यत्व और पांचभौतिक चिकित्सा का विषय वो प्रस्तुत करेंगे। जो कि हमने हमारा जो इन्होंने कोर्स आईआईएस का जो लॉन्च किया तो उसमें हमने बिगिनिंग में नहीं रखा था। वो 3 क्लासेस आपको टोटली इस कोर्स के साथ फ्री में मिलने वाले हैं। तो आपको क्लासिकल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और पांच भौतिक अप्रोच भी इसके साथ को सीखने को मिलेगा। सर स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा के बारे में बताएंगे क्या इसको? एक्चुअली सर उत्तर बस्ती में आएगा सर, इसका उसके बारे में उत्तर बस्ती में हमने एक सेपरेट पूरा टॉक रखा है तो उसमें आएगा सर। क्योंकि सर इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के काफी केस आते हैं। राइट सर, राइट सर। तो उत्तर बस्ती में हम उसको, उत्तर बस्ती में जो जो अलग अलग मेल इनफर्टिलिटी के या जो है एक्चुअली वो वैसे स्ट्रक्चर यूरेथ्रा इसमें जाता है शल्य में, लेकिन उसका हम जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको हम सर डिस्कस करेंगे। उसको उत्तर बस्ती करना आवश्यक होता है और उत्तर बस्ती में हमने एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर रखा है, उसमें हम उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो नमस्ते सर। हाँ सर। सर आफ्टर 15 डेज कोर्स होने के बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए क्लिनिक में मिलेगा सर का क्लिनिक में? 1 या 2 दिन का? सर अभी तो उसके बारे में मैं बता नहीं सकता, लेकिन देखेंगे। जैसे हमने एक्चुअली वो सोच रखी थी ललित सर ने और मंजूषा मैडम ने भी, 1-2 दिन का हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का भी कुछ करेंगे करके। लेकिन इस हाँ सर। टाइम में तो वो पॉसिबल होगा कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि आई आ, ट्रैवल एट मल्टीपल क्लिनिक्स, सो आई विजिट 4 क्लिनिक्स, सो नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। बट ये जो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन है और कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए है तो उसके लिए हम कुछ आने वाले समय में व्यवस्था करेंगे। नहीं सर, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, और रहने का वो सब खर्चा मैं पर्सनली देखता हूँ। सर अगर उसके बारे में डायरेक्टली। हम 1-to-1 बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और किसी के कुछ क्वेरीज है? आ, चलेगा। थैंक्स सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जहां से आज हमने खत्म किया था कंसेप्ट बिल्डिंग के से, वहीं से कल हम शुरू करेंगे। जो भी जुड़े हैं उनको, जिन्होंने मिस किया होगा उनका एक शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे और कल से हम आगे का सेशन शुरू करेंगे।
So with this, I conclude today's session. And thank you everyone for joining today's session. Thanks.